हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज मिड टर्म एग्जामिनेशन 2026 आईपी यूनिवर्सिटी आईपीयू बीटेक आज 9 मार्च 2026 को मिड टर्म एग्जामिनेशन हुआ है। शायद आप लोगों का अच्छा ही गया होगा। आईपी यूनिवर्सिटी का बीटेक का ये क्वेश्चन है। पेपर कोड इसका PS202, सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग और मैक्सिमम मार्क्स 30 और टाइम 1.5 आवर्स है। इसमें लगभग 80% क्वेश्चन या 90% कह सकते हैं क्वेश्चन मेरा जो प्रीवियस वीडियो जो बनाया हुआ है यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए 4th सेम का, उसी से लगभग आया हुआ क्वेश्चन है। 80 से 90% क्वेश्चन लगभग। पहला क्वेश्चन जो 1 का ए है वो नहीं आया है और बाकी सभी क्वेश्चन जो 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो नहीं आया है मेरा वीडियो से, लेकिन क्वेश्चन इजी है। इसमें कहता है कि क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 2.5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद 2 फ्रॉम रिमेनिंग, बाकी 2 क्वेश्चन रिमेनिंग से करना है, यानी 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है ए बी करके दिया हुआ है, उसको आपको 5 मार्क्स का है, उसको 2 क्वेश्चन आपको बनाना जरूरी है। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें 2 क्वेश्चन आपको बनाना जरूरी है। आपको मैं बताते जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन मेरा वीडियो से मैच किया है। हल्का फुल्का कहीं पर डिजिट चेंज किया है, लेकिन मैच लगभग क्वेश्चन किया है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैच नहीं किया है आपका। पहला क्वेश्चन 1 का ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 80 स्टूडेंट्स। एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, 25 जिसमें से गर्ल है, 55 बॉयज है, यानी 80 स्टूडेंट्स में से 25 आपका गर्ल और 55 बॉयज है, जिसमें 10 ऑफ देम आर रिच। ये नहीं बताया हुआ है कि बॉयज रिच हैं या गर्ल रिच हैं, ऐसा कुछ नहीं बाइफरकेट करके बताया हुआ कि कितना रिच है। 20 आर फेयर कम्प्लेक्सन्ड, यानी 20 ऐसा है, माने लड़की है या लड़का, ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ है, फेयर कम्प्लेक्सन का है, यानी गोरा है वो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए फेयर कम्प्लेक्सन। फेयर के लिए कम्प्लेक्सन पूछ रहा है, रिच पूछ रहा है और गर्ल पूछ रहा है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लेंगे। पहले हम लोग 25 जो गर्ल्स है उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर 10 ऑफ देम रिच का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, और 20 आर फेयर कम्प्लेक्सन्ड इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज योर आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं। देखिए लिखे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80, नंबर ऑफ गर्ल्स 25, नंबर ऑफ रिच 10 एंड नंबर ऑफ फेयर इक्वल टू 20। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फॉर PG, प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल, प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल इज इक्वल टू होगा 25/80। 25/80। ओके स्टूडेंट्स, 25/80। और यहाँ पर PR का मतलब लेते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर रिच, तो ये हो जाएगा आपका 10/80। और तीसरा लेते हैं PF, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर फेयर कम्प्लेक्सन्ड इज इक्वल टू 20/80। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू P, गर्ल का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिच प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर, यानी दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर। और तीनों का प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है
25/80 इंटू 10/80 इंटू 20/80, यानी डैट मीन्स 20 चौका 100, 20 चौका 80, 1/4 हो गया। और ये हो गया एक जीरो कैंसिल हो गया आपका, और ये 5 हो गया और ये 16 हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ आपका 5/16 मल्टीप्लाइड बाई 32। तो कितना हो जाएगा आपका, तब कितना हो जाएगा इसका 5/512, ये डेट इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया 5/512। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 1 का बी, ये 1 का ए हुआ। अब क्वेश्चन 1 का बी देखिए क्वेश्चन नंबर बी, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल सफर्स ए बैड रिएक्शन फ्रॉम ए सर्टेन इंजेक्शन इज 0.001, ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है बैड रिएक्शन का। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स मोर देन 2 इंडिविजुअल्स विल सफर ए बैड रिएक्शन। यह पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। कैसे, हम लोग का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जो बात करता है 2000, और जहां 30 से ग्रेटर रहता है वहां पर पॉइजन एन का जो वैल्यू 30 से ग्रेटर अगर हो तो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो n इक्वल टू 30 भी ले सकते हैं, कहीं कहीं पर आपका 18 भी लिखा हुआ है, n ग्रेटर देन 18 लिखा हुआ है तब वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है। तो यहां पर n का वैल्यू 2000 है और प्रोबेबिलिटी p दिया हुआ है 0.001, और फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है प्रोबेबिलिटी, मैंने r का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंडिविजुअल्स विल सफर ए बैड रिएक्शन, 2 इंडिविजुअल्स सफर ए बैड रिएक्शन, मोर देन 2 इंडिविजुअल्स विल सफर ए बैड रिएक्शन। ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 11। देखिए ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 है पार्ट 11 सेमेस्टर 4 यूनिट 1 का वीडियो में दिया हुआ है। मैं पहले सोल्व कर देता हूं, वहां पर दिया हुआ है मेरा नंबर ऑफ पर्सन्स जो दिया हुआ है 1000, और लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ पेशेंट दिया हुआ है 2000, पर नंबर ऑफ पर्सन 2000 दिया हुआ है, यानी n इक्वल टू 2000 दिया हुआ। बस इतने चेंजिंग है और कोई चेंजिंग नहीं है। पहले मैं सोल्व कर देता हूँ फिर दिखा देता हूँ आपको। बाय पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पी आर इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला है आपका, पी आर इक्वल टू होता है e टू द पावर माइनस m टू द पावर r डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r। कोई एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि e टू द पावर माइनस m नहीं होता है बल्कि e टू द पावर माइनस r होता है। लेकिन स्टूडेंट्स मेरे एक से e टू द पावर माइनस m और m टू द पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल होता है। और जीरो फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ये याद रखेंगे। इसका भी जरूरत पड़ता है, एक स्टूडेंट पूछा था। अब यहां पर सपोज कर लेते हैं P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैड रिएक्शन फ्रॉम ए सर्टेन इंजेक्शन, और वो गिवन कितना है आपका 0.001। तो यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स n इक्वल टू 2000, ये दिया हुआ है आपका, और मेरा क्वेश्चन जो बनाया हुआ था उसमें दिया हुआ है 1000। देयरफॉर m इक्वल टू यहां पर होगा n इंटू p। n कितना है आपका 2000 मल्टीप्लाइड बाय 0.001, यानी डैट मीन्स 2 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 होगा। यहां पर अब प्रोबेबिलिटी निकालना है p इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मोर देन 2 will have बैड रिएक्शन, ये फाइंड आउट करना है आपको। इसका मतलब डैट मीन्स P R ग्रेटर देन 2। R ग्रेटर देन 2 का मतलब अगर हम लोग 1 में P0 का वैल्यू निकाल लें और P1 का वैल्यू निकाल लें और P2 का वैल्यू निकाल लें
तब मेरा पी आर ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। यानी हम लोग P0, P1 और P2 का वैल्यू फाइंड आउट करें और इसमें रख दें। तो यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखिए किस में रखेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में क्या रखेंगे हम लोग, R इज इक्वल टू रखेंगे एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा देखिए, अगर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, अगर m का वैल्यू कितना है आपका 2, तो e टू द पावर -2 इंटू 2 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। इसके लिए अगर 1 रखोगे r का वैल्यू, तो e टू द पावर -2 तो रहेगा ही, इंटू 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर -2 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस e टू द पावर -2 कॉमन आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 2 कैंसिल हो गया तो 2 ही बचेगा और e टू द पावर -2 बाहर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 5 इंटू ई टू द पावर -2। और जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन करेंगे, तब तो आपका आएगा 0.3234। यहाँ पर कैलकुलेटर से आप चेक कर लेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया आपका, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे आपका कि कैलकुलेशन सही है या गलत। बाद में ये ना लिखेंगे कि सर ये गलत लिखा गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो हम यूनिट 1 के लिए बनाया हूं मैंने पहले वीडियो, उसमें लिखा हुआ है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैड रिएक्शन फ्रॉम ए सर्टेन इंजेक्शन इज 0.001 फाइंड द चांस दैट आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स। लेकिन आपका क्वेश्चन में आया हुआ है 2000 इंडिविजुअल्स, मोर देन 2 विल हैव ए बैड रिएक्शन। मोर देन 2, बाकी सब सेम है, सिर्फ आपका चेंजिंग m में आएगा। m यहाँ पर 1 आया है और हम लोग का m आ गया है 2, बाकी सब सही है, बाकी सब एक ही है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो डेट इज योर आंसर। अब हम इसका 1 का सी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में है आपका, फॉर द गिवन डेटा फाइंड द मीडियन एंड मोड बाय यूजिंग अ स्टेम एंड लीफ डायग्राम। 2024 में पूछा था और फिर आपका मिड टर्म में 2.5 मार्क्स का ये पूछ दिया है। तो मैं स्टेम एंड लीफ डायग्राम का क्वेश्चन मैं कुछ किया हूँ। इसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मैं बताया हूँ, मोड फाइंड आउट करने के लिए नहीं बताया था। लेकिन मोड आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है जो नंबर, उसको हम लोग मोड कहते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर हम देखेंगे कि किस तरीके से रिपीट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इसमें बनाना पड़ेगा स्टेम एंड लीफ डायग्राम, ये पहले बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसका मीडियन फाइंड आउट करना है और फिर आपका मोड फाइंड आउट करना है। जो कि स्टेम और लीफ डायग्राम का जो क्वेश्चन होता है वेरी वेरी सिंपल होता है। कैसे बनता है ये हम नेक्स्ट पेज में आपको बताते हैं। देखिए डायग्राम ऐसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग की लेंगे। की कैसे लेते हैं हम लोग, जैसे स्टार्ट है 34, 43 एटसेट्रा है, तो की में हम लोग लेंगे 3 लेंगे, ऑब्लिक लेंगे, 4 लेंगे। 3/4 का मतलब 34 हो गया और इक्वल टू इसको मान लेंगे हम लोग 34। यानी 3/4 लिखा हुआ है तो 34 हो गया, 4/3 लिखा हुआ है तो 43 हुआ, एटसेट्रा। इस तरीके से ये आएगा आपका स्टेम में और ये आएगा आपका लीफ में। इस तरीके से करेंगे हम लोग। देखिए यहां से ले लेते हैं, इस तरीके से लाइन खींचेंगे। यहां पर लिखेंगे हम लोग स्टेम, यहां पर हम लोग लिखेंगे लीफ। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर लीफ लिखेंगे। सबसे पहले आपका दिया हुआ है 34, तो आप यहां पर 3 लिखिए और यहां पर लिखिए 4 लिखिए, तो आपका 34 हो गया। उसके बाद दिया हुआ है आपका 43, तो यहां पर 4 लिखिए, यहां पर अब यहां पर 43 लिखिए, यहाँ पर 43 लिखिए। फिर लिखा हुआ है 44, तो यहाँ पर 4 दीजिए। देखिए 4 और 4 44 हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन नहीं देना है, कुछ नहीं देना है आपका। फिर 47 है तो आप 47 दीजिए, 7 दीजिए। फिर आपका फिर 47 है तो फिर 7 दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 के साथ देखिए सभी हो गया। अब 5 के साथ देखिए क्या लिखा हुआ है, 52 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 दीजिए। और फिर लिखा हुआ 52,
तो यहाँ पर 2 दीजिए। फिर लिखा हुआ है 54, तो यहाँ पर 4 दीजिए। फिर लिखा हुआ है देखिए 57, 57 2 टाइम्स है, तो 7 और 7 2 बार दीजिए तो 57 हो गया, एटसेट्रा। हम पूरा मैं लिख देता हूँ इसी तरह से। देखिए स्टूडेंट्स, मैं सिमिलर तरीके से जैसे मैं बता रहा था उसी तरह से मैं लिख दिया हूँ। अब इसमें आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन क्या होता है, अगर इवन नंबर रहता है हम लोगों का तो दो जो टर्म आता है, यानी इवन, अगर n इवन नंबर है आपका, n अगर इवन है तो मीडियन आपका होता है, मीडियन m इक्वल टू होता है n/2th आइटम प्लस n/2 प्लस 1th आइटम का एवरेज होता है। तो हम लोग को टोटल नंबर दिया हुआ है आपका 52, मैंने लीव्स कितना है आपका 52 है, तो 52 का हाफ होता है 26, तो लिखते हैं फिर 52/2, 52/2 प्लस 1, यानी डेट मीन्स 26 और 27 डिवाइडेड बाई 2, यानी 27th लीव्स और 26 लीव्स और 27th लीव्स अपॉन 2 कर देंगे हम लोग। अब 26 कैसे होगा, यहाँ से काउंट करिए आप। देखिए आपको टोटल इसमें काउंट नहीं करना है हम लोग को इसमें करना है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखिए ये आया 26 और ये आया 27, यानी ये दोनों का हम लोगों को मीडियन फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा, 7 और 4 है तो आएगा 74, तो 74 लिखे। फिर 7 और 5 है तो 75 लिखे डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो गया आपका मीडियन 74.5। उसके बाद आपका निकालना है इसमें मोड। अब मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है। तो लीव्स देखिए मैक्सिमम टाइम्स कौन रिपीट हो रहा है, लीव्स आपका मैक्सिमम टाइम्स 6 रिपीट हो रहा है, 6 5 टाइम्स है आपका, 5 टाइम्स है। इससे आपका मोड निकलेगा, यानी 1 2 3 4 5 टाइम्स आपको नहीं, 4 है आपका 4 टाइम्स, यहाँ पर 2 है आपका 3 टाइम्स, बाकी कोई नहीं रिपीटेड है इस तरीके से। इसीलिए हम लोगों को 76, यहाँ पर 7 और 6 रिपीटेड है आपका, 1 2 3 4 5, 76 रिपीटेड है 5 टाइम्स, इसीलिए मोड कितना हो गया 76। ये हो गया आपका मोड, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स ये बहुत इजी होता है स्टेम ऑन लीफ का क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का डी लेते हैं, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी, इसमें कहता है एज्यूम दैट चिल्ड्रेन अंडर एज ऑफ 6, यानी 6 साल का बच्चा है, सब अंडर 6 साल का है, वॉच एन एवरेज ऑफ 25 आवर्स ऑफ टेलीविजन पर वीक, एक वीक में 25 आवर्स टेलीविजन देखता है। यानी 6 साल का अंडर 6 एज का जो बच्चा है 25 आवर्स टेलीविजन देखता है पर वीक। ऑल्सो एज्यूम द वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3 आवर्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3 आवर्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हेल्प से बनाना है हमको। वेन 20 चिल्ड्रेन सिलेक्टेड रैंडमली, यानी 20 चिल्ड्रेन को सिलेक्ट किया गया, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 20, selected randomly, that mean of the number they watch television will be greater than 26.3 hours। ये 26.3 आवर्स लिखा हुआ है, जबकि प्रोबेबिलिटी फॉर z इक्वल टू 1.94 दिया हुआ है 0.4738। अगर आपके पास नहीं दिया हुआ है तो आपका टेबल का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सैंपल मीन दिया हुआ है 20 चिल्ड्रेंस का, n इक्वल टू 20 दिया हुआ है, n इक्वल टू 20 दिया हुआ है, और सैंपल मीन आपका चिल्ड्रेन का दिया हुआ है 26.3। ये गिवन है आपका, सैंपल मीन है आपका, जिसको x बार से डिनोट किया जाता है। उसके बाद पॉपुलेशन मीन आपका म्यू दिया हुआ है 25 आवर्स, यानी यहां पर एवरेज ऑफ 25 आवर्स ऑफ टेलीविजन पर वीक, दैट मीन्स आपका पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है, और आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 3 आवर्स, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3 आवर्स, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 3 आवर्स दिया हुआ है, और सैंपल साइज कितना दिया हुआ है 20, ये तो पता ही है। सैंपल मीन आपका क्या दिया हुआ है 26.3,
सैंपल मीन क्या दिया हुआ है 26.3, ये दिया हुआ है आपका। तो हम लोगों को जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है डैट सैंपल मीन ऑफ 20 चिल्ड्रेन्स ग्रेटर देन 26.3 आवर्स, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपका मेरा जो हम दिखा रहे हैं, मेरा वीडियो जो प्रीवियस यूनिट का जो बना हुआ है यूनिट 1 का, उसमें ये क्वेश्चन है। सिर्फ उसमें डेटा चेंजिंग है आपका, 25 आवर्स करके नहीं दिया है, बल्कि उसमें हाइट दिया हुआ सेंटीमीटर करके दिया हुआ। मैं दिखाता हूँ पहले, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए यही क्वेश्चन मैं बनाया हूँ। मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इन ए कॉलेज 155 cm, उसमें भी दिया हुआ था आपका, उसमें आवर दिया हुआ था, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 15। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मीन हाइट 36 स्टूडेंट्स इज लेस देन 157 cm, और उसमें ग्रेटर देन 26.3 आवर्स दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए सिमिलर है आपका, क्वेश्चन आपका सिमिलर है और सिमिलर तरीका से भी बनेगा आपका, देखिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं ओरिजिनल जो आपका दिया हुआ है। देखिए इसमें सैंपल साइज क्या दिया हुआ, सैंपल साइज इक्वल टू 20, सैंपल साइज क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। पॉपुलेशन मीन कितना है आपका, पॉपुलेशन मीन जिसको म्यू कहते हैं आप, इक्वल टू दिया हुआ है 25 आवर्स। और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 3 आवर्स, ये दिया हुआ है आपका। और आपका सैंपल मीन कितना दिया हुआ है, सैंपल मीन आपका दिया हुआ है 26.3 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है आपका, फाइंड आउट करना है आपका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सैंपल मीन, सैंपल मीन एक्स बार ऑफ 20 चिल्ड्रेन्स, चिल्ड्रेन ग्रेटर देन 26.3 आवर्स, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इसके यूज से बनाना है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार फाइंड आउट कर लेंगे। और ये फॉर्मूला सेंट्रल लिमिट थ्योरम से फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, और सिग्मा कितना दिया हुआ है आपका 3, और अंडर रूट कितना हो जाएगा 20, एन का वैल्यू हम लोग का 20 दिया हुआ है, तो इक्वल टू कितना होगा, इसका जब कैलकुलेट करेंगे 6708, ये हो गया। अब हम लोगों को जेड वेरिएट फाइंड आउट करना है, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हम लोगों को जेड फाइंड आउट करना है। जेड इक्वल टू कितना होता है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। ओके स्टूडेंट्स, और इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। कहीं कहीं पर देखिए आपका जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, यही आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम दिया हुआ रहता है, यानी यही सेंट्रल लिमिट थ्योरम दिया रहता है। लेकिन मेरे विचार से सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपका है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार सिग्मा अपॉन रूट अंडर एन, और इसको जेड वेरिएट में इसका यूज करते हैं हम लोग। तो ये चेंज हो सकता है आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, चेंज भी हो सकता है, अगर कुछ दूसरा कुछ दिया हुआ है तो दूसरा भी हो सकता है आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर जेड इक्वल टू क्या निकालेंगे, एक्स बार दिया हुआ है आपका, एक्स बार कितना दिया हुआ है 26.3 माइनस 25 दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है आपका, और डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन 0.6708, और इसका जब आफ्टर कैलकुलेशन इसका वैल्यू होगा 1.9379, और ये अप्रोक्सीमेट होगा आपका 1.94। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का जो फाइंड आउट करना है आपका
P यहाँ पर ये वाला फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ से ला रहे हैं आपका ग्रेटर देन 26.3 आवर्स दिया हुआ है, तो P निकालना है आपका x बार ग्रेटर देन 26.3 माने इक्वल टू होगा P Z इक्वल टू Z ग्रेटर देन x बार 26 इक्वल टू Z ग्रेटर देन 1.94। और ग्रेटर देन की जब बात करेगा तो आप देखिए इस तरीके से लेंगे, आप इसको इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से लेंगे। यहां पर z इक्वल टू 0 और 1.94 दिया हुआ है z, तो ग्रेटर देन का मतलब इसकी बात कर रहा है ये, यही z वेरिएट दिए। इसका मतलब 0.5 में इसको माइनस करेंगे हम लोग, वही निकलेगा। 0.5 में इसका वैल्यू माइनस करेंगे ग्रेटर देन के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका 0.5 माइनस 0.4738 और इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0.0262। ये कैलकुलेशन आप अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। यहां पर समझ लीजिए कि z इक्वल टू दिया हुआ, ये z का वैल्यू दिया हुआ है, ये z का वैल्यू दिया हुआ 1.94, इसे ग्रेटर पूछ रहा है, तो ग्रेटर पूछ रहा है तो यहां पर राइट हाफ 0.5 होता है, लेफ्ट हाफ भी 0.5 होता है, तो 0.5 में इतना को माइनस करेंगे हम लोग। यहाँ पर 0 से लेकर के इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका इतना, तो यही है आपका एग्जैक्ट वैल्यू होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे 2 का ए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 का बी भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों 5-5 मार्क्स का है। या तो आप ये सोल्व करिए या क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से कोई 2 करना है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका बेज थ्योरम का दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर सेमेस्टर 4 यूनिट 1 पार्ट 3 का वीडियो में आप देखेंगे, यूनिट 1 का वीडियो में, तो आपको मिलेगा। इसमें दो मशीन ए और बी की बात किया गया है, उसमें हम लोग मशीन ए बी सी 3 मशीन की बात किए हैं। हम आपको पहले ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद वो दिखाते हैं कि उसमें क्या कहा गया था। देखिए, ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स, मशीन ए प्रोड्यूस 30% आइटम्स आउटपुट एंड मशीन बी 70% ऑफ आइटम आउटपुट। यानी मशीन ए 30% आइटम प्रोड्यूस करता है और मशीन बी 70% ऑफ आइटम प्रोड्यूस करता है। फर्दर 5% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए वेयर डिफेक्टिव, यानी 5% जो मशीन ए जो आइटम प्रोड्यूस करता है उसमें 5% डिफेक्टिव थे एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन बी वेयर डिफेक्टिव। लेकिन मशीन बी के द्वारा जो 70% प्रोड्यूस करता है उसमें 1% डिफेक्टिव है। इफ द डिफेक्टिव आइटम्स इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर डिफेक्टिव आइटम्स को एट रैंडम ड्रॉ किया जाए तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन ए। ये बेज थ्योरम का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए टू प्रोड्यूस आइटम। कितना दिया हुआ है आपका 30% आइटम प्रोड्यूस करता है, 30/100 यानी पीए हो गया आपका 30/100। सिमिलरली पीबी कितना है, पीबी इज इक्वल टू मशीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मशीन बी प्रोड्यूस्ड आइटम कितना हो जाएगा आपका 70/100। और ई को आप सपोज करिए, हम लोग ई को सपोज करते हैं, ई को सपोज इफ द डिफेक्टिव आइटम यानी इवेंट ऑफ द डिफेक्टिव आइटम्स, ये डिफेक्टिव आइटम्स। तो पहला मशीन के द्वारा
मशीन ए के द्वारा डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स बाय मशीन ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5%, यानी 5/100। और ई पी ई ऑब्लिक बी दिया हुआ है आपका, पीई ऑब्लिक बी दिया हुआ है डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन बी इक्वल टू 1/100। 1% है 1/100। तब हम लोगों को निकालना है प्रोबेबिलिटी पी किससे निकालना है? देखिए, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन ए, यानी द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन ए। तो यानी निकालना है पी ए ऑब्लिक ई, यानी द प्रोबेबिलिटी that it was produced by machine A, मशीन ए के द्वारा। तब हम लोग को बाय बेज थ्योरम लिखेंगे। बेज थ्योरम क्या हो जाएगा? पी ए ऑब्लिक ई इज इक्वल टू पी ए इंटू पी ई ऑब्लिक ए डिवाइडेड बाई पी ए इंटू पी ई ऑब्लिक ए प्लस पी बी इंटू पी ई ऑब्लिक बी। और सबका वैल्यू अगर जो आप रखे, पी ए का वैल्यू रखेंगे आपको 30/100 इंटू पी ई ऑब्लिक ए का वैल्यू रखेंगे 5/100, यानी 30/100 इंटू 5/100 प्लस 70/100 इंटू 1/100। देखिए ये 100 से कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बच जाएगा आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 150 अपॉन 150 प्लस 70, यानी हो जाएगा 150 अपॉन 220। 1 कैंसिल, यानी 15/22 ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा। यही आंसर होगा 15/22, दैट इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये बेज थ्योरम का क्वेश्चन था, ये इजी था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा जो सेमेस्टर 4 यूनिट 1 का पार्ट 3 में है कहाँ पर है, कैसा क्वेश्चन है मेरा। देखिए ये क्वेश्चन था, इन ए टॉय फैक्ट्री मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर्स रेस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल। ये 3 मशीन का दिया हुआ है और क्वेश्चन आपको 2 मशीन का पूछा है। और यहाँ पर लिखता है ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव। ए टॉय इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन। What is the probability that the toy is drawn is defective? Also probability that it was manufactured by machine A। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ 3 मशीन का दिया हुआ है। देखिए ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से था। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 का बी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ए डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस। ये डाइस को 2 बार टॉस किया गया है। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, इसका मतलब या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। इज कंसिडर्ड एज ए सक्सेस, इसको सक्सेस सपोज किया गया है। फाइंड द मीन फाइंड आउट करना है और वेरिएंस फाइंड आउट करना है डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर ऑफ सक्सेसेज के लिए। तो ये आपका ये क्वेश्चन हम लोगों का एग्जैक्ट आया हुआ है। एग्जैक्ट आया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 14 सेमेस्टर 4 पार्ट 8 यूनिट 1 का वीडियो में आया हुआ है। ये जो पहले मैं वीडियो बनाया हूं उसमें सेमेस्टर 4 का पार्ट 8 देखिएगा और यूनिट 1 में देखिएगा, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है। उसमें नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं दिया हुआ है, उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है 5 और 6। तो हम लोग लिखेंगे गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 मीन्स 5 और 6 कंसिडर्ड एज ए सक्सेस, इसको सक्सेस सपोज किया गया है। प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए नंबर ग्रेटर देन 4 यानी 5 और 6, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर ऑफ सक्सेस 2/6, क्योंकि 5 एक हुआ, एक 6 हुआ 2, और टोटल कितना होता है एक डाई में हम लोगों का 6 होता है, तो 2/6 दैट मीन्स 1/3। और प्रोबेबिलिटी फॉर फेलियर कितना होगा? प्रोबेबिलिटी फॉर फेलियर 1 - 1/3 यानी दैट मीन्स
2/3। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना पड़ा। लेट ए रैंडम वेरिएबल x, और x क्या है, x इक्वल टू है आपका नंबर ऑफ सक्सेस। x है आपका नंबर ऑफ सक्सेस। ओके स्टूडेंट्स, x आपका नंबर ऑफ सक्सेस। तो सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 0 लेते हैं। इसका मतलब नो सक्सेस, कोई सक्सेस नहीं होगा, नो सक्सेस। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 होगा, कोई सक्सेस नहीं होगा, तो होगा आपका q इंटू क्यू, यानी नो फेल्योर इंटू फेल्योर इक्वल टू, फेल्योर है 2/3 प्रोबेबिलिटी दिया हुआ, और ये 2/3, यानी डेट मीन्स 4/9। ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 के लिए। x इक्वल टू 1 का मतलब 1 सक्सेस, 1 सक्सेस, यानी Px इक्वल टू 1 का जो प्रोबेबिलिटी होगा ये होगा आपका P इंटू क्यू प्लस Q इंटू P। डेट मीन्स P अपॉन P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/3, Q का वैल्यू 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3। डेट मीन्स ये भी हो जाएगा 4/9। ओके स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 2 का मतलब 2 सक्सेसेज, 2 सक्सेस, 2 सक्सेस का मतलब P x इक्वल टू 2, यानी दोनों सक्सेस है, यानी P इंटू P। डेट मीन्स हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 1/3 इक्वल टू होता है 1/9। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा आपका, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए इस तरीके से आप लिखेंगे इसको, ये हो गया x, ये हो गया px, यहां पर 0 नो सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेसेज। तो 0 नो सक्सेसेज का 4/9, इसका भी 4/9 1 का, और इसका 1/9। आप स्टूडेंट्स चेक कर लेंगे कि px का जो सम होगा, यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, तो 1 तो आ रहा है आपका। अब आपको मीन निकालना है। मीन इक्वल टू होता है सिग्मा PI XI। इसका मतलब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, यानी 0 मल्टीप्लाइड बाय, या 0 यहाँ पर PI XI लिखे हैं तो 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 2। यानी जब कैलकुलेट करोगे तो 4/9 प्लस 2/9, डेट मीन्स 6/9। और 6/9 को क्या लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। ओके स्टूडेंट्स, ये 2/3 आएगा आपका। कितना आया, मीन। देयरफॉर मीन कितना आया आपका, मीन यानी म्यू इक्वल टू 2/3। अब निकालना है आपको वेरिएंस। वेरिएंस इक्वल टू होता है सिग्मा PI XI स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो यहां पर क्या करेंगे, 4/9 इंटू XI स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर प्लस 4/9, ये 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर का मतलब 4/9। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए कैलकुलेशन क्या होगा, ये तो 0 हो गया, यहां पर 4/9 प्लस 4/9 माइनस 4/9, ये देखिए कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर वेरिएंस कितना हो गया, वेरिएंस इज इक्वल टू 4/9, यानी देयरफॉर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल दीजिए, जरूरत नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, इक्वल टू सिग्मा
इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस इक्वल टू 2/3। आपका वेरियंस तक ही पूछ रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा में निकाल दिया हूं, ये एक्स्ट्रा में निकाल दिया हूं, आपका वेरियंस तक ही पूछ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं कि पार्ट 8 और यूनिट 1 में है वो दिखाता हूं। मेरा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में ये बना हुआ है आपका, यहाँ पर 5 और 6 लिया हुआ है, आपका दिया होता है ग्रेटर देन 4, दैट मीन्स 5 और 6 ही होता है। और सेम क्वेश्चन देखिए ये है, आप एक अच्छी तरीके से देख लीजिए, और सेम टाइप से ही बनेगा ये क्वेश्चन। इस तरीके से मैं क्वेश्चन बनाया हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए लेते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 का बी भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 फेयर क्वाइंस आर टॉस्ड, 3 फेयर क्वाइंस को टॉस्ट किया गया है। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑन द फर्स्ट टू क्वाइंस। यहां पर लिखा हुआ है आपका नंबर ऑफ हेड्स ऑन द फर्स्ट टू क्वाइंस एंड लेट बाई डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स ऑन द लास्ट टू क्वाइंस। यानी फर्स्ट टू क्वाइंस पर नंबर ऑफ हेड्स है और लास्ट टू क्वाइंस पर नंबर ऑफ टेल्स की बात कर रहा है ये बाई। फाइंड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई एंड फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रो, ये फाइंड आउट करना है। ये मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं दिखाता हूं, लिख देता हूं, उसके बाद पहले मैं सोल्व करूंगा, उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगा। देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सेमेस्टर 4 का यूनिट 2 पार्ट 5 में आपका आया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, और जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं वन शॉट जो बनाया था उससे भी क्वेश्चन आया, उसमें भी क्वेश्चन यही मैं सेट किया था। अब देखिए इसमें क्या रहा है, हम लोग सपोज करते हैं 3 फेयर क्वाइंस आर टॉस्ड, तो उसका सैंपल स्पेस होगा HH, HHT, HTH, HTT, HTHH, TTT और TTH और HTH, ये आपका सैंपल स्पेस होगा। X को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, X इजिकल टू जो रैंडम वेरिएबल है उसको डिनोट करते हैं नंबर ऑफ, देखिए लिखा हुआ है यहां पर, लिखा हुआ है X डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑन फर्स्ट टू क्वाइंस, यानी नंबर ऑफ हेड्स ऑन द फर्स्ट टू क्वाइंस पर नंबर ऑफ हेड्स है, और x इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स ऑन द लास्ट टू क्वाइंस। तब हम लोग यहां पर x और y का वैल्यू निकालेंगे। देखिए x की बात करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स ऑन फर्स्ट टू क्वाइंस 2 होगा, और नंबर ऑफ टेल्स कितना होगा, 0 होगा। यहां पर नंबर ऑफ हेड्स फर्स्ट टू क्वाइंस में 2 होगा, और नंबर ऑफ टेल्स लास्ट टू क्वाइंस में आपका 1 होगा, देखिए 1 है। नंबर ऑफ हेड्स ऑन फर्स्ट टू क्वाइंस में 1 है, और इसमें भी 1 है आपका, इसमें 1 है और इसमें 2 है। इसमें देखिए फर्स्ट टू क्वाइंस में हेड 1 है और टेल आपका 0 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 हेड है और टेल 2 है, यहाँ पर 0 हेड है और टेल 1 है, यहाँ पर 1 हेड है और टेल 1 है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू क्वाइंस देखेंगे, लास्ट टू क्वाइंस देखेंगे। अब हम लोग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल फॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे बाई ए और इसको ले लेंगे एक्स। बाई है आपका 0 1 2 और एक्स भी आपका 0 1 2 है। अब देखिए 0 और 0 इसमें कोई है, इसमें 0 और 0, एक्स भी 0 बाई भी 0, कोई 0 नहीं है, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 0 और 1 किस इसमें है कोई, ये देखिए है 0 और 1, एक है आपका, एक्स का वैल्यू 0 और बाई का वैल्यू 1, तो एक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/8। अब यहां पर देखिए 0 और 2 है, इसमें 0 और 2 एक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/8 हो जाएगा। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी बात जब करेंगे, इसको दोनों ऐड करेंगे तो 2/8 होगा। सिमिलरली आप देखिए 1 और 0 कौन है, देखिए ये है 1 और 0, ये 1 और 0 है,
तो क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी 1/8। ओके स्टूडेंट्स, और अब देखिए 1 और 1 देखिए एक है आपका, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 1/1 का प्रोबेबिलिटी आपका 1 और भी एक और है आपका, 2 है, आप 1 2 है, तो ये हो जाएगा 2/8, ये हो जाएगा 2/8। और देखिए 1 और 2 है, इसमें कोई 1 और 2 देखिए एक है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/8, यानी टोटल इसको ऐड करेंगे तो 4/8 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये 4/8 होगा। अब देखिए 2 और 0 इसमें देखिए कोई है, 2 और 0 एक है देखिए, तो क्या हो जाएगा इसका 1/8। और देखिए 2 और 1 देखिए एक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1, इसका प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगा। और देखिए 2 और 2 कोई है, 2 और 2 कोई है इसमें, 2 और 2 कोई नहीं है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। यहां पर x 0 लिए हैं, बाई 2 लिए हैं, x 0 लिए हैं, बाई 2 लिए हैं 1, ये हम लोग x 0 बाई 2 1, तो इस तरीके से सारा प्रोबेबिलिटी हो गया 2/8। अगर इसको आप ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 1, और इधर अगर आप लिखते हैं तो 2/8 होगा, ये हो जाएगा आपका 4/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2/8 हो जाएगा, और इसको भी ऐड करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। इसका मतलब हम लोगों का जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेक्ट है। अब हम लोग निकालेंगे EX, तो EX फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ X, इसका मतलब 0 मल्टीप्लाइड बाई 2/8, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4/8 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/8, इस तरीके से फाइंड आउट हम लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए मैं टेबल यहां पर एक कागज में लिख लिया हूं, EX इजिकल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ X इजिकल टू ये 0 मल्टीप्लाइड बाई 2/8, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4/8 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/8, यानी दैट मीन्स 1। और एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो होगा आपका, ये भी वही चीज होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2/8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4/8 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/8, और ये भी होगा आपका 8/8 इज इक्वल टू 1। एक्सपेक्टेशन ऑफ y भी यही होगा। अब हम लोगों को निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ xy, अब हम लोगों को निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ xy। टेबल यही रहेगा आपका टेबल यही रहेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ xy की बात करेंगे हम लोग। एक्सपेक्टेशन ऑफ xy हो, अब ये निकालना है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ xy, और ये होगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ xy सिग्मा xy। देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ xy आपका निकलेगा सिग्मा xy मल्टीप्लाइड बाई pxy। तो यानी हम लोगों को पहले 1 और 1 लेंगे, 0 0 लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, 1 1 लेंगे इस टेबल में, 1 और 1 का x1 और y भी 1, प्रोबेबिलिटी कितना है आपका 2/8, तो लिखेंगे 1 into 1 प्रोबेबिलिटी 2/8। उसके बाद लेंगे 1 और 2 का प्रोबेबिलिटी 1/8, तो लिखेंगे 1 into 2, माने x के जगह पर 1 पुट करेंगे, y के जगह पर 2 पुट करेंगे, तो 1 into 2 into 1/8 प्लस सिमिलरली 2 into 1, यानी 2 into 1 into 1/8, देखिए प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो ये लिखेंगे। इस तरीके से आपका इसका 3/4 होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग आपका निकालेंगे कोवेरिएंस ऑफ xy, कोवेरिएंस ऑफ xy फाइंड आउट करेंगे, कोवेरिएंस ऑफ x, y, तो इसका फॉर्मूला होता है xy माइनस ex ey, ये होता है। तो exy आपका 3/4 आया है, माइनस 1 into 1, दैट मीन्स 3/4 माइनस 1, इसका मतलब माइनस 1/4 होगा। कोवेरिएंस ऑफ xy हो जाएगा ये। अब हम लोग निकालेंगे ex², एक्सपेक्टेशन ऑफ x², क्योंकि वेरिएंस फाइंड आउट करना है हम लोग को, तो क्या हो जाएगा ये, अगर इसकी बात अगर जो करेंगे तो ये देखिए फिर से टेबल एक बार ले रहे हैं हम आपका, यहां पर फिर से एक बार टेबल ले रहे हैं, इसका 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2/8, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4/8,
2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2/8, ये लेंगे हम लोग एक्सपेक्टेशन। तो क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2/8 प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4/8 प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2/8। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 8 हो जाएगा, और 8 और 4 कितना, 12/8, और 12/8 को क्या लिख सकते हैं, 3/2। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले ये निकाले एक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग निकालेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिख दे, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकला है 3/2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स देखिए फाइंड आउट हुआ है 1, तो 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना निकल गया आपका, हाफ। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ बाई, वेरिएंस ऑफ बाई सिमिलर कंडीशन से निकलेगा आपका, ये भी हाफ फाइंड आउट होगा। वेरिएंस ऑफ बाई भी आपका हाफ फाइंड आउट हुआ। अब हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी रो कोफिशिएंट ऑफ, यहां पर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वही, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रो इक्वल टू फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स बाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ बाई, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है आपका कोवेरिएंस ऑफ एक्स बाई कितना फाइंड आउट हुआ है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स बाई फाइंड आउट हुआ -1/4 डिवाइडेड बाई, और ये दोनों है आपका 1/2 इंटू 1/2, दैट मीन्स -1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मीन्स कितना हो गया आपका, -1/2। देयरफॉर रो इक्वल टू आया आपका, रो का वैल्यू आएगा -0.5। यही आपका आंसर था, यही आपका फाइंड आउट करने के लिए था। यही क्वेश्चन एग्जैक्ट हम दिखाते हैं जो मेरा वीडियो में पहले प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है। देखिए यही आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन आया, 3 fair coins are tossed, let x denotes the number of heads on the first 2 coins and let y denote the number of tails on the last 2 coins, find covariance of x y लिखा हुआ है इसमें, और find कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रो एक्स वाई लिखा हुआ है। तो देखिए इसी तरह से आपका बनाया गया था, जो आपका मिड टर्म में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, आप देख लीजिए, इसी तरह से इसमें सॉल्व किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी, लेट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है आपका एक्स एंड वाई, बी एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 0 लेस देन एन इक्वल टू एक्स लेस देन एन इक्वल टू 1, 0 लेस देन एन इक्वल टू वाई लेस देन एन इक्वल टू 1, अदरवाइज 0। पहले फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है प्रोबेबिलिटी 0 से हाफ और 0 से 1/4 तक का, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बाई, ये फाइंड आउट करने बोला। ये आपका इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है, मेरा सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है मेरा प्रीवियस वीडियो में। सिर्फ उसमें इतना ही था कि उसमें दिया हुआ है मेरा फंक्शन का वैल्यू 4 - x - y, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 सेमेस्टर 4 यूनिट 2 पार्ट 4। ओके स्टूडेंट्स, गिवन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई है और ये दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में इसका डबल इंटीग्रेशन, एक्स वेरी करेगा 0 से हाफ, एक्स इक्वल टू लिख देते हैं, और बाई वेरी करेगा 0 से 1/4, ये बाई का वैल्यू है आपका। ओके स्टूडेंट्स, और फंक्शन का जो वैल्यू हम लोग देंगे, फंक्शन का वैल्यू देंगे एक्स प्लस वाई dx dy, ये डबल डेरिवेटिव्स होता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी में। तो इसका जब इंटीग्रेशन आप करोगे, पहले बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का वैल्यू 0 से हाफ ये रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा आपका, x तो एज यूजुअल रहेगा, बाई होगा, और बाई का इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर बाई 2 होगा, और ये 0 से 1/4 लेंगे, dx लेंगे।
इसको जब हम लोग बाई के जगह पर 1/4 पुट करेंगे तो x 0 से हाफ तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा आपका बाई के जगह पर 1/4, दैट मीन्स x/4 प्लस 1/32 dx। अगेन जब इसको जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो x² बाई हो जाएगा आपका 8 प्लस x/32। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब करेंगे, x²/8 हो गया, इसका x²/8, इसका x/32। तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, x का वैल्यू अगर जो हाफ पुट करेंगे तो 1/4 होगा, तो यानी 1/32 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हाफ पुट करेंगे तो 1/64 हो जाएगा, और जब इसको ऐड करोगे तो 64 डिनोमिनेटर में आएगा, और ये हो जाएगा 2 + 1, दैट मीन्स 3/64। ये आपका पहला आंसर हुआ। उसके बाद आपको मार्जिनल एक्स फाइंड आउट करने के लिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स होता है आपका ये एफ एक्स एक्स, मतलब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स -∞ to ∞ एफ एक्स बाई डी वाई, और एक्स बाई वेरी कर रहा है आपका 0 से 1 तक, तो एक्स बाई डी वाई होगा, एक्स प्लस बाई डी वाई होगा, और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, एक्स बाई प्लस y²/2, और जब वैल्यू रखेंगे हम लोग एक्स का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा x + हाफ। ये होगा आपका मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y होगा, डायरेक्ट ले लेते हैं 0 से 1, x + y dx, तो इसका होगा आपका इंटीग्रेशन x²/2 प्लस x/, 0 से 1 x का वैल्यू है, तो आपका 1/2 प्लस y हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x एंड y। अब हम लोग को ex का जो फॉर्मूला है आपका x जब फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 0 से 1 x मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x dx, ये होता है। तो यहाँ पर 0 से 1 x, और मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x है आपका x + हाफ dx, और जब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो x इंटू x² हो गया, यानी x³/3 प्लस x²/4, 0 से 1, और जब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/4, दैट मीन्स 7/12, और यही चीज होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y। सिमिलरली हम लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ y = ये भी हो जाएगा 7/12, यानी दोनों EY और EX दोनों आपका 7/12 होगा। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ XY। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ XY, तो इसके लिए हम लोगों को डबल इंटीग्रल यूज करना पड़ेगा, 0 से 1 और 0 से 1, दोनों 0 से 1 है, तो x/y लिखेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है fx/y dx dy, और इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 से 1 x/y और x + y dx dy। पहले y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग x के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x² तो रहेगा, ये, और y²/2 प्लस x तो रहेगा, y इंटू y² यानी y³ 3, और 0 से 1 dx। अब इसको जब लिखेंगे तो 0 से 1 होगा, y के जगह पर 1 पुट करेंगे तो x²/2 होगा, प्लस y के जगह पर 1 x/3 होगा, और ये लिखेंगे आपका dx लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब x²/2 प्लस x/3,
अब हम लोग जब इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू बाई 6 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6 और लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 1/6 प्लस 1/6 दैट मीन्स 1/3 यानी देयरफॉर हो गया आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई इज इक्वल टू 1/3। अब आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस बाई। अब आपको निकालना है ई एक्स प्लस बाई। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ई एक्स प्लस ई बाई। अगर ये फॉर्मूला से आप नहीं निकालना चाहते हो तो इंटीग्रेट करके भी आप बना सकते हो। ई एक्स आपका दिया हुआ है 7/12 प्लस 7/12 इज इक्वल टू होगा 7/6। ये आपका ई एक्स बाई हुआ, एक्स प्लस बाई हुआ। अगर आप ऐसे नहीं फाइंड आउट करना चाहते हो, इस तरीके से आप फाइंड आउट इसको नहीं करना चाहते हो, तो फिर इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे देखो ई एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर क्यों हुआ? एक्स प्लस बाई आपका इसके कारण हुआ और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस बाई जो फंक्शन दिया हुआ है डी एक्स डी वाई। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2xy यानी डी एक्स डी वाई। और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो होगा आपका 0 से 1 ले लिए, एक्स के रेस्पेक्ट बाई के रेस्पेक्ट में पहले किए तो एक्स स्क्वायर बाई प्लस बाई क्यू बाई 3 प्लस 2x बाई स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल हुआ। यहाँ पर 0 से 1 dx। और जब इसको फाइनल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0 से 1, यहाँ पर बाई रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा प्लस x 1 हो जाएगा dx। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से होगा। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा x³/3, ये हो जाएगा आपका। देखिए स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन आपका आया हुआ था। मेरा सिर्फ इस आपका जो आया हुआ है ओनली x प्लस बाई है, इसमें दिया हुआ है 2 - x - बाई, बाकी आपका सेम है। आपका इसमें वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ बाई निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है, बिटवीन एक्स एंड बाई निकालना है, सब कुछ निकालना है इसमें। देखिए ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो पता लग जाएगा आपको। देखिए और भी पीछे पेज में दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का ए करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका, थोड़ा हल्का सा चेंजिंग किया हुआ है आपका। द डेली यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन मिलियंस ऑफ किलोवाट आवर इन ए सर्टेन सिटी इज रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, हैविंग गामा डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पावर सप्लाई इज इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब इनसफिशिएंट, माने सफिशिएंट नहीं है। एंड एनी गिवन डे इफ द डेली कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट इज 12 मिलियन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर लिखा हुआ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन आपका आया हुआ है गामा डिस्ट्रीब्यूशन सेमेस्टर 4 यूनिट 1 पार्ट 14 में आया हुआ है। उसमें हम लोगों को गामा डिस्ट्रीब्यूशन से फंक्शन का वैल्यू भी फाइंड आउट करना था, और इसमें ऑलरेडी फंक्शन का वैल्यू इसमें गिवन है, तो डायरेक्ट इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी इसमें गिवन है आपका 12 मिलियन किलोवाट आवर। अब दिया हुआ है गिवन प्रोबेबिलिटी पीडीएफ दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1/9 x e⁻ -x/3, ये गिवन है आपका। और अब हम लोगों को निकालना है प्रोबेबिलिटी p x ग्रेटर देन 12, x ग्रेटर देन 12 का निकालना है। तो क्या निकालेंगे? 1/9, ये कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा और ये 12 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, 12 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा और ये हो जाएगा x, फंक्शन का वैल्यू लिख रहे हैं e⁻⁻x/3 dx। ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का है क्वेश्चन। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम लोग सेकेंड पार्ट लेंगे, इसको फर्स्ट पार्ट लेंगे और इंटीग्रेशन वाले पार्ट से इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/9 तो बाहर रहेगा, यहां पर x तो एज यूजुअल रहेगा, इसका इंटीग्रेशन -x/3 डिवाइडेड बाई -1/3 यानी -3 यहां डिवाइड हो जाएगा और लिमिट लेंगे 12 से इन्फिनिटी तक, -1/9 ही रहेगा और यहां पर इंटीग्रेशन 12 टू इन्फिनिटी और x का डिफरेंशिएशन 1, तो फिर इंटीग्रेशन -3 e⁻⁻x/3 dx। ये हो जाएगा आपका। अब जब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पहला आएगा आपका 0, जब माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 36 e⁻⁻4 यानी 12 पुट करेंगे तो आएगा आपका ये माइनस माइनस प्लस 3/9 और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -3 e⁻⁻x/3 हो जाएगा और 12 टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो e⁻⁻4 और 4 प्लस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इसको 4 e⁻⁻4 -1 0 पहले होगा, इसमें भी -e⁻⁻4 यानी 5 e⁻⁻4। यही आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हुआ। यही आपका आंसर होगा। मैं अब दिखाता हूं कि मेरा गामा डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कैसे लिए हुए थे हम लोगों का सेमेस्टर 4 यूनिट 1 पार्ट 14 का। देखिए हम जो क्वेश्चन बनाए थे ये था, डेली कंजम्पशंस ऑफ मिल्क इन ए सिटी in excess of 20,000 liters is approximately distributed as gamma variate with the parameter v is equal to 2 and lambda is equal to 1/10,000। इसमें फंक्शन का वैल्यू हम लोग को निकालना था गामा से। ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला होता है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन का वैल्यू हम लोगों को यहाँ तक निकालना पड़ा था और आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये दिया हुआ है। तो उसके बाद इधर जो क्वेश्चन जिस तरीके से बनाए हैं इसी तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का बी लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी आया हुआ है, फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन f(x) इक्वल टू 1/c e⁻x/c 0 लेस देन एन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी c ग्रेटर देन 0। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वाला चैप्टर में सेमेस्टर 4 यूनिट 1 पार्ट 13 में मेरा किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, यहां मैं करके दिखाता हूं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। यहां पर हम जानते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इक्वल टू होता है mxt, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इक्वल टू होता है e⁻tx। देयरफॉर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ xt, ये नोटेशन है आपका, इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी e⁻tx इंटू fx dx। और fx आपका दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी e⁻tx और fx का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1/c e⁻−x/c dx। देखिए fx का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1/c e⁻x/c x⁻x दिया हुआ है आपका 1/c e⁻−x/c गिवन है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इसको अरेंज करेंगे। 1/c बाहर आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e⁻tx -x/c
एक्सपोनेंशियल। अब हम लोग 1/c को एज यूजुअल रखे, यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी लिए, ई टू द पावर हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं, और तो इस तरीके से ले रहे हैं टी माइनस टी, यहाँ पर यहाँ पर पहले इस तरीके से लिख रहे हैं टी, फिर से लिख देते हैं एक बार, गलत है, 1/c इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर, हम लोग -1 बाहर लेना चाह रहे हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा 1/c माइनस टी एक्स डी एक्स, देन इंटीग्रेटेड। अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/c तो रहेगा ही, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई टू दी पावर -1/c माइनस टी एक्स डिवाइडेड बाई -1/c माइनस टी, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर c से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये c से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस तो रहेगा 1, c से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, माइनस सी टी हो जाएगा, माइनस सी टी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 होगा, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 होगा। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए 1/1 माइनस सी टी, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स टी, यानी विच इज रिक्वायर्ड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स आपका यही होगा। ओके स्टूडेंट्स, 1/1 माइनस सी टी। अब मैं आपको दिखाता हूं जहां पर मेरा ये आया हुआ है, जहां पर मैं क्वेश्चन ये किया हुआ है पार्ट 13 में। देखिए स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन मेरा किया हुआ है, फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोइंग एन exponential distribution. Function of the exponential distribution f(x) is equal to 1/c e to the power minus x/c. Also find the mean और वेरिएंस भी इसमें निकालना है। तो हम लोग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखिए इसी तरह से एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका, सेम आया हुआ है क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सेम आया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आता है तो पहले इसको एलसीएम ले लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/-1 माइनस सी टी होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपका इंटरनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है। मेरा लगभग सभी क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ करके, क्वेश्चन नंबर 1 का ए छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा बहुत डिजिट हल्का फुल्का चेंज किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप पता नहीं कैसे किए होंगे, आप अपना खुद ही मिला लेंगे कि आप कैसे किए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।